आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज़, दैट इज़ डार्क रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। फोटोसिंथेसिस की हम लास्ट टाइम जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट फेज़ होता है और एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ होता है। लाइट डिपेंडेंट फेज़ जो होता है उसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और या हम उसे जी स्कीम कहते हैं, जबकि जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास डार्क रिएक्शन कहलाता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, ग्रेना में होता है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ठीक, जबकि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन हमारे पास होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अब जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक, वही प्रोडक्ट्स हमारे पास लाइट रिएक्शन के जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आते हैं वही आगे यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? एक ऑक्सीजन मिलती है, ठीक, एटीपी मिलती है, और क्या मिलती है? NADPH। ठीक, ये हमें मिलती है लाइट रिएक्शन से। ठीक, और ये तो यूटिलाइज हो गई, जो पौधे ने भी रेस्पिरेशन करनी है और पौधों से जो बाकी जानदार ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उन्होंने भी लेनी है, वो तो ऑक्सीजन इस काम में यूटिलाइज हो गई। ठीक, याद रखें, ऑक्सीजन पौधे को भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन दूसरे जानदारों को भी चाहिए होती है। ऑक्सीजन पौधे को किस लिए चाहिए होती है? पौधे को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक, जानदारों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पौधे को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसे खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होती है। ठीक हो गया। जबकि अगर मैं बात करूं बाकी जानदारों की, ठीक, हम जो इंसान है वो खाना जो होता है वो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में लेते हैं, जबकि क्योंकि हम हेट्रोट्रूप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में हम लेते हैं। पौधा हमें खाना बना के देता है और फल सब्जियां वगैरह, ठीक, और वो हम डाइजेस्ट मतलब बाहर से लेते हैं बिकॉज वी आर हेट्रोट्रोप, जबकि प्लांट को CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक, सो इसलिए जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जब होती है सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे कोई नहीं काम होता, इसलिए वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। जबकि प्लांट जो कि ऑटोट्रोफ है वो अपने लिए भी खाना बनाता है और बाकी जानदारों के लिए भी खाना बनाता है, इसलिए कहते हैं पौधे बड़े ज़रूरी हैं। है, बात दूसरी तरफ चली गई। अच्छा, इन्वायरमेंट से डार्क रिएक्शन को ड्रामेटिकली स्टडी करने से पहले हम थोड़ा इसकी इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन, डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे है? डार्क रिएक्शन एक तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइट रिएक्शन से हमें मिली थी ऑक्सीजन, ATP, NADPH। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हमारे पास होता है? हमारे पास थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है। कहाँ पे होता है? हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज। और जो दूसरा फेज होता है लाइट
इंडिपेंडेंट फेज जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है। ये आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ के आ चुके हैं और आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये स्ट्रोमा और थाइलाकोइड और ग्राना क्या होती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हमें मिला था पहला फेज था लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट रिएक्शन। उससे हमें जो बाय प्रोडक्ट मिले थे ATP और NADPH, वो क्या हुए? वो जो CO2 बाहर एनवायरनमेंट से आई है उसके साथ मिले हैं। ठीक ये रिड्यूसिंग पावर है NADPH और ये एजिमुलेटिंग पावर है यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP। ठीक, ये इसके साथ दोस्ती करते हुए इन्होंने भाईचारा कायम किया। जब इन्होंने भाईचारा कायम किया तो रिएक्शन हो गया। ठीक, अब ये रिएक्शन हुआ, जो CO2 था ना ये हो गया कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स में। CO2 जब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हुआ इसमें ऐड हुई हाइड्रोजन। ठीक हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है तो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं। जबकि हमारे पास किसने हाइड्रोजन दिया? हाइड्रोजन हमें NADPH ने दिया और वो खुद क्या बन गया? NADP। ठीक, जब इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, ये रिड्यूस हो गया और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग पावर है। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि लॉस ऑफ जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना, और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। 3-4 तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, डिक्रीज इन चार्ज रिडक्शन होता है। जबकि मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और इंक्रीज इन चार्ज होता है। ठीक हो गया, तो अब हो गई CO2 की रिडक्शन। ठीक, इससे बन गए कार्बोहाइड्रेट। NADH क्योंकि रिड्यूसिंग पावर था, इसने अपना H दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड को और ये खुद हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक, और याद रखें हमेशा ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज होता है। जब इसने फॉस्फेट ने हाइड्रोजन NADPH ने हाइड्रोजन दे दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, NADP पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसका मतलब है, और पॉजिटिव 1 आया तो चार्ज में इंक्रीज आ गया। खैर, इसकी हुई ऑक्सीडेशन और इसकी हुई रिडक्शन। उसके बाद ATP क्योंकि एनर्जी करेंसी थी, इसने हेल्प की इनकी, तो ये इसने अपना एक फॉस्फेट इसका जो यूटिलाइज हो गया तो ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और साथ ही इसका फॉस्फेट रिलीज हुआ और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया, ये हमने कर ली इसकी इक्वेशन की स्टडी। और याद रखें ये जो CO2 है ना, CO2 एसिडिक इन नेचर होता है। ये 10th क्लास में मुझे लगभग केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम नहीं याद, शायद वो हाइड्रोकार्बन था या जो भी चैप्टर का नाम था, उसमें नीचे लाइन लिखी हुई है ना कि CO2 एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक, अच्छा भाई, अब हम इसकी करते हैं आगे फर्दर स्टडी ड्रामेटिकली। ठीक, अब ड्रामेटिकली देखते हैं कि अगर मैं ऐसे पौधे में, तो मैंने इक्वेशन के थ्रू स्टडी कर लिया। अगर मैं कहूँ पौधे में कैसे सारा अमल हो रहा है, उसे मैं ड्रामेटिकली स्टडी करती हूँ। और मेरे टीचर कहा करते थे कि अगर आप ड्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं आपका 80 to 90% टॉपिक कवर हो जाता है और आपको हर दफ़ा थ्योरी को उसकी रूट लर्निंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपने एक दफ़ा ड्रामेटिकली और इक्वेशन से कंसंट्रेशन से पढ़ लिया। ठीक, जिसे हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गई हमारे पास डायग्राम। ये मेल्विन कैल्विन ने 1961 में उसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। मेल्विन कैल्विन कैलिफोर्निया से बिलोंग करता था। उसने डिस्कवर किया था कि प्लांट में ये होती है।
क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होती है, ये एक पूरा साइकिल है। साइकिल क्या मुराद है, एक चीज़ अंदर आई है, जैसे एक वाटर साइकिल कहते हैं ना, वाटर साइकिल चल रही है, पानी हमें आता है, फिर बुखारात बन के डिफरेंट जगहों से जाता 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 फिर वही बन जाता है, ठीक, वाटर साइकिल होती है। इसी तरह ये भी साइकिल की सूरत में होता है, वो हम देखते हैं, प्रूव करते हैं किस तरह ये साइकिल की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसे मिस्टर कैल्विन ने डिस्कवर किया था पौधे में, कैल्विन चाचू ने, तो इसका नाम कैल्विन साइकिल है, ठीक। और इसको C3 पाथवे भी कहते हैं, वो हम देख लेते हैं कि इसे C3 पाथवे क्यों कहते हैं। CO2 हमारे पास आई, क्वेश्चन से हम स्टडी कर चुके हैं। CO2 हमारे पास आई, CO2 कहाँ से आई हमारे पास, एनवायरनमेंट से CO2 आई। एनवायरनमेंट से CO2 आएगी तो वो मिलेगी, यहाँ पे मौजूद होगा RUBP, 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है प्लांट में, जिसे RUBP कहते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक। ये मौजूद होगा, ये मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, RUBP मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है और ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, ठीक। फाइव कार्बन शुगर है, और आपको पता है शुगर क्या होती है, शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये देखें, 5 कार्बन शुगर नेम्ड राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, इसने मिला 3 मॉलिक्यूल्स आए थे CO2 के बाहर से। जब 3 मॉलिक्यूल्स CO2 के बाहर से आ रहे हैं तो हमें 3 ही RUBP के मॉलिक्यूल्स चाहिए उससे रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक। अब जब इससे रिएक्ट करेगा एक बंदा, रुबिस्को क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, ठीक। और एंजाइम की नेचर आपको पता है प्रोटीन होती है, ठीक। रुबिस्को एंजाइम है और एंजाइम की नेचर क्या होती है, प्रोटीन होती है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा सवाल एंट्री टेस्ट में आता है, नम्स में आ चुका है बहुत दफ़ा, और मैंने खुद पास पेपर्स में देखा है प्रैक्टिस करते हुए, ठीक। मैंने भी एंट्री टेस्ट दिए हैं, तो बड़ी दफ़ा सवाल पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, तो वो रुबिस्को है। यहाँ पे आपकी बुक की लाइन भी लिखी हुई है, देख लें, ठीक। रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ठीक हो गया। अब ये दोनों जब मिले ना, अब ये 5 कार्बन था, ठीक, और ये एक कार्बन कंपाउंड था, इसके 3 मॉलिक्यूल से, लेकिन कार्बन इसमें एक ही था, ठीक। 3 मॉलिक्यूल से 3 CO2 ली थी, देखें ना, 3 CO2 ली थी, CO2 प्लस CO2 प्लस CO2, 3 CO2 ली थी, लेकिन हर CO2 में एक कार्बन था, ठीक। और ये जो रुबिस्को था, अगर मैं एक रुबिस्को की बात करूं, मैंने बोला ये 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, तो क्या होगा, अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है और 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 5 का कितना होता है, 15, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब हो गया ये, इसके अंदर अगर इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या बने, 3 5 का, इस पूरे के अंदर हमारे पास हुए 15 कार्बन्स। अब जब ये इसके साथ मिला तो क्या बन गया, हमारे पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बन गया। ये 3 कार्बन, ये एक 3 CO2 मिले थे और 3 RUBP मिले थे। CO2 में कितना कार्बन था, हर CO2 में 1 कार्बन था और हर RUBP में 5 कार्बन था। जब RUBP के 5 कार्बन CO2 के 1 कार्बन से मिले, RUBP का हर एक RUBP का
हर RUBP में 5 कार्बन थे और हर RUBP के 5 कार्बन जब मिले CO2 के 1 कार्बन के साथ तो क्या बना, 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन गया। ठीक, चलिए मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ। ये मैंने एक CO2 का मॉलिक्यूल लिया, ठीक, और ये मैंने लिया RUBP का मॉलिक्यूल। ये जो RUBP है ना, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, और ये 1 कार्बन कंपाउंड है। जब इसको मैंने मिलाया तो मेरे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक हो गया। अभी जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सेपरेट किया है, लेकिन याद रहे कि मेरे पास 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स और 3 RUBP के थे, ठीक, जो पूरी साइकिल में काम आ रहे हैं। ये 3 इकट्ठे ही चल रहे हैं, ठीक, 3 इकट्ठे ही चल रहे हैं। अब क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल था तो ये भाईजान टूट जाता है, ठीक। हर RUBP का मॉलिक्यूल जो कि CO2 से मिलने के बाद एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होने की वजह से टूट जाता है। वो इस तरह टूटेगा। ये देखें, ये 3 RUBP के मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने के बाद, ठीक, ये तीनों हैं, ठीक, 3 RUBP के मॉलिक्यूल। अब ये 3 RUBP क्योंकि अनस्टेबल है, 6 मॉलिक्यूल से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, 2 में, हर एक 2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये कुछ यूं बन जाते हैं। अगर मैं इस तरह इनकी बात करूं ना, तो ये 18 मॉलिक्यूल हैं। पहले 15 थे, तो जब 3 CO2 के मिले तो 18 बन गए। अब ये देखें, ये इस तरह साइकिल चला। अब क्या होगा कि जो 6 मॉलिक्यूल्स 3 में टूटे हैं, ये सॉरी 6 में टूटे हैं, 6 में टूटे हैं ना, ठीक है, ये मैंने समझाया किस तरह वो 6 में 6 बन गए हैं। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है, 6 फॉस्फो, टूटे तो 6 में है, लेकिन हर 6 में 3-3 कार्बन हैं। टूटे तो 6 में है, हर 6 में 3-3 कार्बन हैं। अब क्या होगा कि ये 3 बिसफॉस्फेट जो चेंज होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक हो गया, हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ, हमारे पास चेंज हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अभी तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, ठीक, इधर पड़ी हुई थी हमारे पास प्लांट के अंदर ही ATP पड़ी हुई थी। अब ATP ने इसको दिया अपनी एनर्जी यूटिलाइज हुई यहाँ पे, और ATP चेंज हो गए 6 ADP में। इसको मिले फॉस्फेट। जब इसको फॉस्फेट मिला, एक इसके इस तरफ फॉस्फेट आ गया, एक नंबर 1 पे फॉस्फेट आ गया और एक नंबर 3 पे। 3 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड था, लेकिन कितने में नंबर कितने थे उनके, 6 थे वो, लेकिन हर एक में 3 कार्बन थे, ठीक। और एक जब ATP ने एनर्जी दी अपनी, तो एक फॉस्फेट पहले एंड पे जुड़ गया, पहले वाले कार्बन पर, दूसरा फॉस्फेट तीसरे वाले कार्बन पे जुड़ गया। इस तरह ये बन गया 1,3 बिस फॉस्फेट। 1,3 पोजीशन होगी, बिस का मतलब 2, और फॉस्फोग्लिसरेट यानी इनके साथ फॉस्फेट भी मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, NADPH ने अपना हाइड्रोजन दिया। हाइड्रोजन क्यों दिया, क्योंकि C और पीछे से CO2 आ रही थी, CO2 मॉडिफाई होके आ रही थी, ठीक है ना, और इसके पास अभी हाइड्रोजन नहीं था। अब जब इसके 6 कार्बन कंपाउंड मिलके पीछे से आए थे, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, हमने तो बनाना है कार्बोहाइड्रेट। तो NADPH क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा, क्योंकि वो 6 टोटल मेंबर्स हैं और हर मेंबर के अंदर 3-3 कार्बन हैं। टोटल 6 मेंबर्स हैं और 3-3 कार्बन हैं। तो इसने अपने 6H NADPH ने अपने 6H किसको दे दिए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को दे दिए। तो जब इसने इसको H दिए तो इसने क्या किया, इस भाईजान ने अपना एक P रिलीज़ कर दिया। उससे H लेने के बाद अपना एक P रिलीज़ कर दिया, यानी कि 6
मोलिक्यूल जो थे उन्होंने अपने 6 फॉस्फेट रिलीज़ किए, हर एक मोलिक्यूल ने अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ किया, जबकि उसके पास हर मोलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट थे। फिर ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल गया। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना, ये जनाब आगे चला और इसमें से 6 मॉलिक्यूल से 6 ही चलते आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से सिर्फ एक ने, इन 6 में से जो 6 चलते आ रहे हैं, सिर्फ एक ने कार्बोहाइड्रेट बनाना है, ठीक हो गया। सिर्फ एक ने कार्बोहाइड्रेट बनाना है जो कि शुगर प्लांट को है, बाकी सारे रिसाइकल हो जाएंगे, ठीक, बाकी सारे रिसाइकल हो जाएंगे। और जब 6 से ये 5 में बदला तो 5। अच्छा जी, अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने आगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में यानी जो प्लांट को खाना चाहिए, ठीक, उस फॉर्म में चेंज होना है, तो ये क्या करेगा, इसको रिडक्शन की जाएगी। रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन दिया जाएगा 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट को। हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH देगा, और खुद वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। और जैसे ही ऐसे इसकी होगी रिडक्शन होगी, तो साथ ही ये अपने एक फॉस्फेट हर 6 मॉलिक्यूल्स में से हर एक मॉलिक्यूल अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देगा, जबकि एक फॉस्फेट उसका लगा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये चेंज हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। पहले बिस फॉस्फेट था, मतलब दोनों साइड फॉस्फेट लगे थे, अब सिर्फ एक फॉस्फेट लगा हुआ है, जबकि एक फॉस्फेट हर 6 मॉलिक्यूल्स के ऊपर से उतर गया है। तो ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी 3GP। अच्छा, ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 6 में से सिर्फ एक जाएगा जो शुगर बनाएगा, बाकी सिर्फ एक मॉलिक्यूल, इन 6 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने शुगर बनानी है। अब जब वो शुगर बन गई, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, वो ग्लूकोज बन गया जो पौधे को चाहिए था, जो बाकी 5 मॉलिक्यूल्स हैं ना, ठीक, वो जो हमें स्टार्टिंग में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया और बिस्को को मिलाया और फिर फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर ग्लिसरैल्डिहाइड, इन सब में 6 आ रहे थे ना, ठीक है। 6 में से एक मॉलिक्यूल, उन 6 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने, उसने ग्लूकोज बनाया सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने, बाकी सारे जो 5 मॉलिक्यूल रह गए थे वो रिसाइकल हो गए। वो रिसाइकल कैसे हुए, वो 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाकी रह गए थे, मॉलिक्यूल रह गए थे, वो उन्होंने क्या किया, ATP ली और चेंज हो गए वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, यानी ATP को यूटिलाइज़ किया। ATP ने उन्हें क्या दिया, उन्होंने फिर एक फॉस्फेट दिया, इधर एक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया था, इधर उन्होंने फिर फॉस्फेट एक लिया और राइबोलोज बिसफॉस्फेट में चेंज हुए। और जैसे ही राइबोलोज बिसफॉस्फेट में चेंज हुए तो ये जनाब फिर से साइकिल कैरी ऑन हो गई, इसीलिए क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। एक दफ़ा यूटिलाइज चीज़ हो गई, दोबारा जो चीज़ बच जाती है वो रिसाइकल हो जाती है, ठीक हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं साइकिल, ठीक। और इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। और दूसरा इसे 3 पाथवे क्यों कहते हैं, तो C3 पाथवे, क्योंकि जो इनिशियली कंपाउंड था ना वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक हो गया। और हमारी बुक में ये 3 फेजेस में ये सब कुछ हुआ है। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन, यानी जो CO2 थी वो फिक्स हो गई है साइकिल में आके, इसे कहते हैं फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो बिस्को के साथ मिली और उसने क्या बना दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो एक मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल बना, ठीक, 6 कार्बन वाला एक नया मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब कार्बन कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया और कार्बन फिक्स हो गया। और इसके बाद रिडक्शन हुई और कार्बोहाइड्रेट्स बने, और बाकी जो 5 रह गए थे वो, पहला स्टेप जो था वो जो कार्बन फिक्स हुआ था, वो कार्बन डाइऑक्साइड एडजस्ट हुई थी, ठीक है। तो जब इसको के साथ मिलकर तो वो थी कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में यहाँ पे एडजस्ट हो गई,
ठीक, इसे कहते हैं हम कार्बन फिक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन कंपाउंड थे उन्होंने अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी तो रिड्यूस होना था ना, उन्हें कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस तब होता जब उनके अंदर हाइड्रोजन भी शामिल होती है। हाइड्रोजन को शामिल करने के लिए NADPH ने अपना मॉलिक्यूल उसको अपना H इसको दिया। ये जो कार्बन कंपाउंड थे 1,3 बिस फॉस्फेट जब बना था 1,3 बिस फॉस्फेट को जब मिला NADPH ने हाइड्रोजन दिए और रिड्यूस किया तो साथ ही 1,3 बिस फॉस्फेट ने अपने 6 फॉस्फेट निकाल दिए तो क्या बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसके 6 मॉलिक्यूल हैं। इन 6 में से अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाएगा और शुगर बनाएगा जो कि पौधे की खुराक में इस्तेमाल होती है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाएगा, बाकी जो 5 रह जाएंगे वो रिसाइकल होंगे। इसका मतलब है पहला फेज था कार्बन फिक्स हुआ है यहाँ जाके, ठीक है, कहीं और साइकिल का हिस्सा बन गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ उस 80 पे यूटिलाइज हुई और 680 पे यूटिलाइज हुए, 680 भी निकले, 6 ADPs निकले। उसके बाद ये चेंज हो गया कंपाउंड 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट में, दोनों तरफ फॉस्फेट लग गए। ठीक, और इसकी भी हमें अब रिडक्शन करवानी थी, हाइड्रोजन इसमें ऐड करवानी थी। NADPH ने हाइड्रोजन इसको दी, जैसे इसको हाइड्रोजन दी NADPH NADP में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 6 फॉस्फेट रिलीज हो गए। तो कंपाउंड हमारे पास बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्योंकि इधर हाइड्रोजन की एडिशन हुई है तो यहाँ पे क्या हमारे पास हो गई, रिडक्शन हो गई। पहला कार्बन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप था रिडक्शन। और इसके बाद जब एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स का निकल गया साइकिल से बाहर, यानी हमें आउटपुट मिल गई, जो हमारा मकसद था कि हमने कार्बोहाइड्रेट बनाना है वो हमें मकसद मिल गया, तो बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स थे वो रिसाइकल हो गए, वो ज़ाया नहीं गए, वो दोबारा साइकिल में रिसाइकल हो जाएंगे और फिर दोबारा ऊपर से 3CO2 लेके इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये था हमारा डार्क रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये है कि ये जो इधर NADP पॉजिटिव था और ये जो ADP जो रह गए थे ना, ये नहीं कि ये फालतू जाएंगे, यही ADP और NADP लाइट रिएक्शन में पड़े होंगे वहाँ पे, और जब लाइट रिएक्शन होगा और ADP को एक और ADP को एनर्जी मिलेगी और ATP में चेंज होगा, और ये जो NADP था उसको हाइड्रोजन मिलेगा और वो NADPH में चेंज होगा, जो कि हम लाइट रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं। और लाइट रिएक्शन के थ्रू हमें फिर क्या क्या मिलता है, हमें O2 मिलती है, ATP मिलती है और NADPH मिलती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर थोड़ी पसंद आ गई वीडियो, अगर मेरी समझ आ गई तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि समझ आ गई इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हमें नसीर हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।